लड़के ने इस बालिका को देखा तो इसके जो है अट्रैक्शन जाग गई। ठीक है, इस अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोला जाता है। बहुत बढ़िया, इस बात से तो बहुत जल्दी समझोगे। हेलो गाइस, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो मैं मेहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। तो अभी मैंने कल एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर मैंने आपको केमिस्ट्री का फुल केमिस्ट्री सिलेबस का क्वेश्चन पेपर दिया था। आई होप कि आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप यहाँ पे देखिए। अब देखिए, ये पूरा 50 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर है। ठीक है जी, 50 मार्क्स का एक पूरा क्वेश्चन पेपर है ये, जिसमें केमिस्ट्री के जो 4 चैप्टर हैं, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, एसिड बेस सॉल्ट, मेटल नॉन मेटल और कार्बन एंड कंपाउंड, ये 4 चैप्टर जो हैं, ये चारों चैप्टर के क्वेश्चंस इसके अंदर गिवन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस खुद मेरे बनाए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर से मैंने निकाले हैं। ठीक है जी, तो इन सारे क्वेश्चंस के मैं ये नहीं कहूँगा कि इस टाइप के क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे, पर हाँ, जो कॉन्सेप्ट होएगा वो कुछ इस तरीके का ही बना होगा। तो आपको मैं एक तरीके से बोल सकता हूँ, एक सैम्पल पेपर टाइप है। ठीक है, एक 50 मार्क्स का एक सैम्पल पेपर टाइप है पूरी केमिस्ट्री का। ठीक है, तो चलिए अब हम पहले इस पूरी केमिस्ट्री का सैम्पल पेपर है इसको हम पहले सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। ठीक, हम बायो का भी इस तरह का क्वेश्चन पेपर लाएंगे और ऐसे फिजिक्स का भी क्वेश्चन पेपर लेकर के आएंगे। ठीक, तो चलिए अब हम पहले बात करते हैं केमिस्ट्री के सैंपल पेपर के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। अब आपको यहाँ पे एक रिएक्शन दे रखी है। देखिए, रिएक्शन आपको एक कुछ इस प्रकार है, केमिस्ट्री का सैंपल पेपर। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है हमें? क्वेश्चन 1 कह रहा है कंप्लीट द रिएक्शन। जो रिएक्शन हमारे पास वो है FeSO4 लिया मैंने। अब FeSO4 को मैंने कर दिया हीट। ठीक है जी, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? मुझे यहाँ पे एक तो मिल रहा है Fe2O3 और यहाँ पे हमसे कह रहा है कि यहाँ पे 2 कंपाउंड और मिलेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में देख सकते हैं। हमें यहाँ पे कह रहा है FeSO4 लिया, उसको हीट किया, एक तो हमें मिल रहा है Fe2O3 और हमें यहाँ पे 2 कंपाउंड, हमें 2 चीज़ें और मिलेंगी। यहाँ पे 2 चीज़ें और क्या मिल रही हैं? तो ये जो रिएक्शन है आपकी एक्टिविटी 1.5 की है। ठीक है जी, तो इसमें क्या कर रहा है, हमने FeSO4 का हीट किया तो हमें मिलता है Fe2O3 और उसके साथ साथ हमें 2 गैसेस मिलती हैं। अब वो 2 गैसेस कौन कौन सी हैं? वो जो 2 गैसेस हैं वो है हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। कौन कौन सी गैसेस मिल रही है हमें? सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस हमें यहाँ पे मिल रही हैं। याद आया आपको रिएक्शन वाली? ठीक है जी, तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का ए पार्ट था, जिसके अंदर हमने कहा कि FeSO4 को जब मैंने हीट किया तो मुझे मिलता है Fe2O3 और सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस मुझे यहाँ पे मिल जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसका सेकंड पार्ट देखिए क्या करा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है मेरे पास। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मैंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस से क्या करा दिया? रिएक्ट करा दिया। तो क्या मिलेगा? तो देखिए, इसका बी पार्ट पे चलें। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको मैंने CO2 गैस से क्या करा दिया? रिएक्ट करा दिया। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? अब देखिए, यहां पे मुझे क्या मिलेगा? यहां पे मिलता है मुझे कैल्शियम कार्बोनेट। क्या मिलता है? कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है और पानी यहां से निकल जाता है बाहर, H2O यहां से बाहर निकल जाता है। क्या मिलेगा मुझे? कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। क्या मिल रहा है मुझे? कैल्शियम कार्बोनेट मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर मिल रही है। माफ करिए, हमने जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CO2 से रिएक्ट कराया तो मुझे कैल्शियम कार्बोनेट मिल रहा है और पानी बाहर निकल रहा है। ठीक है, समझ आता है? कोई दिक्कत? तो हमारा ये पहला क्वेश्चन था। जो पहला क्वेश्चन था हमारा, वो आप देखिए, जो पहला क्वेश्चन था हमारा 1 मार्क्स का था। तो अब अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से किया था तो आप अपने यहाँ पे 1 मार्क्स जोड़ लीजिए। ठीक है, कर लिया। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है नेम द फॉलोइंग कंपाउंड। हमें यहाँ पे 2 कंपाउंड दे रखे हैं, इनके हमें लिखने हैं नाम, यानी कि IUPAC नेमिंग लिखनी है। ठीक है जी, तो IUPAC नेमिंग किस प्रकार लिखते हैं?
आई होप आप जानते होंगे, अगर आप नहीं जानते हैं तो मैंने इसी चैनल पर अपनी वीडियो बना रखी है IUPAC नेमिंग की, तो आप वहां पे जाकर के उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले हमसे कह रहा है CH3CH2OH, इसकी हमें क्या करनी है, नेमिंग करनी है। तो चलिए पहले हम इस पहले कंपाउंड की नेमिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन 2 का ए पार्ट, हमें करनी है नेमिंग किसकी, CH3CH2OH की, इसकी हमें करनी है नेमिंग। तो अब देखिए इसकी नेमिंग किस प्रकार करेंगे। देखिए यहां पे टोटल कार्बन कितने हैं, टोटल कार्बन है 3, 1 2, माफ करिए यहां पे टोटल कार्बन है 2। ठीक है, अब 2 के लिए क्या यूज करते हैं, आप जानते हैं मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, ये 5 तक की बात करते हैं। मैथ होता है 1 के लिए, एथ होता है 2 के लिए, प्रॉप 3 के लिए, 4 ब्यूट के लिए और 5 पेंट के लिए। ठीक है, तो यहां पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, एथ यूज करेंगे, तो यहां पे आ गया एथ। ठीक है जी, यहाँ पे कितने, यहाँ पे सारे के सारे जो कार्बन है सिंगल बॉन्ड में है, बिल्कुल, तो यहाँ पे आ जाएगा एन। अच्छा लास्ट में फंक्शनल ग्रुप है, बिल्कुल, तो यहाँ पे हम ई को हटा देंगे। ठीक, लास्ट में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, OH है, यानी कि एल्कोहल, और एल्कोहल के लिए क्या यूज करते हैं हम, ऑल यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इथेनॉल। क्या नाम बन गया इसका, इथेनॉल नाम बन गया। ठीक है, अगर आपको IUPAC नेमिंग आती है तो आपको पता होगा कि मैंने यहाँ पे किया क्या है। अगर आपको IUPAC नेमिंग नहीं पता है तो आप एक बार मेरे इस चैनल पे ही मैंने वीडियो बना रखी है IUPAC नेमिंग की, आप वहां पे जाकर के चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको IUPAC नेमिंग नहीं आएगी तो आपका 1-2 मार्क्स जो आएंगे बोर्ड्स के अंदर जो क्वेश्चन बनेगा IUPAC नेमिंग का, वो आपका कट सकता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है IUPAC नेमिंग, तो उसको जाकर के आप एक बार सर्च कर लीजिए चैनल के ऊपर, आपको अच्छी तरीके से, बहुत ईजी तरीके से आपको IUPAC नेमिंग वहां पे सीखने को मिलेगी। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन समझ आया, इसका पहला पार्ट समझ आया, किस तरीके से हमें नेमिंग करी है, इथेनॉल क्यों बनाया नाम इसका, 2 कार्बन थे सारे सिंगल बॉन्ड में और लास्ट में OH ग्रुप था, यहाँ पे ऑल लग गया। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। अब देखिए सेकंड पार्ट हमसे क्या करा है, हमें IUPAC नेमिंग करनी है किसकी, CH3C+OH की, किसकी, CH3C+OH। अच्छा, अब पहले बात करें ये कंपाउंड, ये जो कंपाउंड है हमारे पास C+OH, इसको मैं इस प्रकार भी तो लिख सकता हूं, ऐसे भी तो लिख सकता हूं मैं। अब आप जानते हैं जो हाइड्रोजन है वो कार्बन से सिंगल बॉन्ड बनाता है और जो ऑक्सीजन है वो कार्बन से डबल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो यहां पे यही तो कंपाउंड बना है। इस तरीके से ही देखिए, जो ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो यहां पे इस तरीके से मैं कंपाउंड को लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास कंपाउंड है CH3C+OH। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टोटल कार्बन कितने हैं, टोटल कार्बन है 2। अब 2 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं हम, एथ यूज करते हैं, 2 कार्बन के लिए कर दिया हमने एथ यूज। अच्छा सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड में जुड़े हुए हैं, बिल्कुल, तो यहाँ पे आ जाएगा एन। अच्छा लास्ट में फंक्शनल ग्रुप है, बिल्कुल है, कौन सा है, अच्छा CHO कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, CHO कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, CHO होता है एल्डिहाइड्स। क्या होता है, एल्डिहाइड्स होता है। ठीक है, तो एल्डिहाइड्स के लिए क्या यूज करते हैं हम, Al यूज करते हैं, तो क्या आ जाएगा, इथेनल। क्या नाम बन गया इसका, इथेनल नाम बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत, समझिए एक बात दोबारा, टोटल कार्बन थे 2। ठीक है, देखिए 1 कार्बन ये रहा, 1 कार्बन ये रहा, 2 कार्बन, 2 के लिए यूज कर दिया हमने एथ, सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड में तो आ गया एन, लास्ट में फंक्शनल ग्रुप है तो हम ई को हटा देंगे क्योंकि यहाँ पे 2 वोवल एक साथ नहीं आ सकते हैं, तो हमने ई को हटा दिया, तो क्या आ गया, अब लास्ट में फंक्शनल ग्रुप था एल्डिहाइड्स तो हमने लगा दिया एल, तो क्या नाम बन गया, इथेनल। ठीक है, समझ आया, बहुत बढ़िया। अगर आपने ये दोनों क्वेश्चन सही करे थे तो आप अपने 2 मार्क्स यहाँ पे जोड़ लीजिए, पहला इस वाले का और दूसरा इस वाले का, तो आपके 2 मार्क्स यहाँ पे टोटल हो चुके हैं अगर आपने आंसर सही करे हैं तो। नहीं करे तो आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा कि आपने क्या क्या गलतियां करी हैं। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन हमसे कह रहा है नेम द मेटल विच इज फाउंड इन फ्री स्टेट। ठीक है, यानी कि एक ऐसा मेटल जो कि नेचर में कैसे मिलता है, हमें फ्री स्टेट में मिलता है। कैसी स्टेट में मिलता है, फ्री स्टेट में मिलता है। अब देखिए ऑप्शन देखिए, गोल्ड है,
सिल्वर है, कॉपर है और बोथ ए एंड बी है। कौन कौन सा है? गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है और बोथ ए एंड बी है। अब आप ये जानते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर जो सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो हमें फ्री स्टेट के अंदर मिलते हैं। सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल किसमें मिलते हैं? हमें फ्री स्टेट के अंदर मिलते हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करें रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर जो सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल है वो आपके गोल्ड है और सिल्वर है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर दो हमारे ऐसे मेटल हैं जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे आते हैं। ठीक है, तो यहां पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने आंसर सही किया है तो अपने 1 मार्क्स और जोड़ लीजिए। इसका ऑप्शन होगा डी, बोथ ए एंड बी। अगर आपने आंसर सही किया तो अपना 1 मार्क्स जोड़ लीजिएगा, नहीं तो आप समझ गए हैं कि जो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर सबसे नीचे आएगा उसके लिए क्या होगा? वो अपनी फ्री स्टेट में मिलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, 1 मार्क्स का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोप। सोप का केमिकल फॉर्मूला लिखना है। अब सोप यानी कि साबुन, साबुन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है भैया? साबुन का केमिकल फॉर्मूला आपको मैंने बताया था जब मैं कार्बन कंपाउंड पढ़ा रहा था, तब आपको मैंने बताया था सोप का केमिकल फॉर्मूला जो होता है, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, इस सोप का जो केमिकल फॉर्मूला है वो होता है C17H35 COONA। ये है सोप का केमिकल फॉर्मूला, ये है केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोप। सोप का है केमिकल फॉर्मूला C17H35 COONA। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये हमारे पास जो 4 क्वेश्चन थे हमारे पहले मार्क्स के, जो 1-1 मार्क्स के 4 क्वेश्चन थे शुरुआत के, जिसमें हमें केमिकल रिएक्शन को बैलेंस माफ करें केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करना था। दूसरे में हमें नाम लिखने थे। तीसरे में बताना था कौन सा मेटल फ्री स्टेट में मिलता है, और चौथा है केमिकल फॉर्मूला लिखना था हमें सोप का। तो हमने चारों क्वेश्चन यहाँ पे कर दिए हैं। अब आपके इन 4 मार्क्स में जितने मार्क्स बैठते हैं आप उसको मार्क्स दे दीजिएगा अपने। ठीक है, और जब हम पूरी वीडियो अपनी देख लेंगे, जब पूरा सैंपल पेपर जो है इसको जब हम समझ लेंगे अच्छे तरीके से, तो आप अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके टोटल कितने मार्क्स बैठते हैं आउट ऑफ 50। ठीक है, तो ये हमारा पहला मार्क्स का एक मार्क्स हमारे क्वेश्चन। ठीक, अब बात करते हैं हम 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में। अब हम बात करें 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में, तो पहले जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है वो कहता है अमन रिएक्ट एसिड विद बेस। एक बंदा है अमन जो कि एसिड की रिएक्शन किससे कर रहा है? बेस से कर रहा है। इट फॉर्म अ कंपाउंड, क्या बनाएगा? कंपाउंड बना देगा। ठीक है, एक्सप्लेन व्हाई दिस कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड व्हाई दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। हमसे कह रहा है एक बंदा है अमन जो कि एसिड और बेस की क्या कर रहा है? रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, जिससे कंपाउंड बनता है। हमें बताना है कि ये जो कंपाउंड है इसके पास हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, और ये अच्छे कंडक्टर क्यों होते हैं बिजली के। ठीक है, तो जो बंदा अमन है वो बड़ा खुश हो गया होगा कि चलो भैया मेरा नाम आया है, पर कोई बात नहीं, चिंता मत करिए भैया, उसके लिए आपको रिएक्शन भी करनी पड़ेगी। अमन बंदे को रिएक्शन भी करनी पड़ेगी। अब अगर अमन का नाम आया है तो आप यहाँ पे पहले रिएक्शन करने बैठ जाइएगा। ठीक है, तो ये बंदा था अमन। ठीक है, इसने एसिड लिया और एक बेस लिया, इन दोनों को इसने आपस में मिला दिया। उससे क्या हुआ? एक कंपाउंड बन गया। अभी जो कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, और ये जो बिजली है, कौन बिजली? अरे इलेक्ट्रिसिटी। जो बिजली है उसका भी काफ़ी अच्छा कंडक्टर है। ठीक है, तो हमें बताना है ऐसा काहे, ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए, सिंपल बात करते हैं हम इजी लैंग्वेज में। एसिड और बेस की जब हम रिएक्शन कराते हैं क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। क्या होता है वो? एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। न्यूट्रलाइट नहीं, न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं HCl रिएक्शन की, HCl की रिएक्शन मैंने करा दी NaOH से, तो क्या बनेगा?
NaCl बन जाएगा और यहाँ से पानी बाहर निकल जाएगा। ठीक है जी, NaCl बन गया और H2O यहाँ से बाहर निकल गया। ठीक है, तो जो NaCl है ये क्या है? एक कंपाउंड, वो तो हमें ही पता है। NaCl क्या है? एक आयोनिक कंपाउंड है। क्या है? एक आयोनिक कंपाउंड। NaCl क्या है? एक आयोनिक कंपाउंड है। और जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा ही होता है। ऐसा क्यों लिखा है? नहीं, इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन ये है, देखिए यहां पे समझते हैं इसके पीछे का रीजन। अब देखिए, जो एक सेकेंड, जी हाँ, जो हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूं NaCl की। NaCl हमारा एक आयोनिक कंपाउंड है, क्योंकि जब मैं इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालूंगा तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। भैया मैं तो टूट गया। ठीक है, NaCl क्या भैया मैं तो टूट गया। Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। ठीक है, अब अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं हमेशा एक दूसरे को। ठीक है जी, इसको मान लीजिए लड़का, ये बहुत गंदा लड़का बनाया है तो भैया, इसको मान लीजिए लड़का, इसको मान लीजिए एक, ठीक है, बालिका। अब इस लड़के ने इस बालिका को देखा तो इसके जो है अट्रैक्शन जाग गई। ठीक है, इस अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोला जाता है। बहुत बढ़िया, इस बात से तो बहुत जल्दी समझोगे। ठीक है, इस Na पॉजिटिव ने इस Cl नेगेटिव को देखा तो इसके मन में जाग गया अट्रैक्शन। अट्रैक्शन थी बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हुई तो क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो क्या होगा? जो बॉन्ड होगा वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो क्या एक छोटा सा एक जो हीट दें इसके अंदर, हम थोड़ी सी जलन फैला दें इसके अंदर, तो क्या बॉन्ड टूटेगा? नहीं टूटेगा। हमें बहुत बड़ी जलन फैलानी पड़ेगी इसके अंदर, यानी कि हमें बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी अगर हमें इन दोनों के बॉन्ड को तोड़ना है तो। ठीक है, यहां तक बात समझ आई? तो यानी कि जो NaCl है, पहले बात करें इसके आंसर की, तो इसका आंसर लिखें अगर हम यहां पे, तो जब अमन रिएक्ट एसिड with base, अमन react acid with base, it form salt। क्या बना देगा वो? सॉल्ट बना देगा। यहां पे रिएक्शन लिख दीजिए, कौन सी वाली? NaOH जो कि एक बेस है, इसकी रिएक्शन करा दी HCl से, तो क्या बना देगा वो? NaCl प्लस H2O बना देगा। अब ये क्या है? ये हमारे पास कंपाउंड तो जो कि किसने बनाया है? अमन ने बनाया है। ठीक है, और ये कंपाउंड कैसा था? ये था आयोनिक कंपाउंड। क्यों? क्योंकि आयन इसके अंदर टूट जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ? अब पहले इसका पार्ट की बात करें, हमसे पूछ रहा है कि इसका पहला पार्ट कह रहा है हमसे कि ये जो कंपाउंड बन रहा है इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रांग क्यों होता है? देखिए, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसलिए स्ट्रांग होता है, कंपाउंड NaCl have high melting point and boiling point because it is an ionic compound। क्या है ये? एक ionic compound है। and the bond between ionic compound is strong, so that's why their melting point and boiling point is high। ठीक है, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं इनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा होती है। क्यों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा क्यों है? क्योंकि अपोजिट चार्जेस मिल रहे हैं, और जब अपोजिट चार्जेस आपस में मिलते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑब्वियसली ज्यादा ही होती है। ठीक है, जब दो अपोजिट चार्जेस आपस में मिले तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई तो बॉन्ड क्या हो गया? बॉन्ड बन गया आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया। तो यहां पे इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली अपने आप क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली अपने आप क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ठीक है,
समझ आया यहाँ तक? ठीक है जी। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट हमसे कह रहा है कि वाई दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमने तो बता दिया कि इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों है। अब ये बताना है कि ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर क्यों हैं। अब देखिए, सिंपल भाषा में बात करें, जो आपके पास एक वाटर है, डिस्टिल वाटर, ठीक है जी, आपका एक बीकर है, इसके अंदर पानी है, लाल कलर का पानी नहीं, ब्लू कलर का पानी, ठीक है, इसमें आपका डिस्टिल वाटर है, खैर पानी ब्लू कलर का भी नहीं होता, ठीक है। अब जो हमारे पास डिस्टिल वाटर है, डिस्टिल वाटर का मतलब इसमें कोई भी मिनरल्स नहीं है, मिनरल्स इसमें नहीं है, तो क्या इसमें बिजली पास हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि इसके अंदर आयंस ही नहीं है भैया। इसके अंदर जब तक मिनरल्स नहीं होंगे, किसी पानी के अंदर जब तक मिनरल्स नहीं होंगे, तब तक उसमें बिजली कंडक्ट नहीं कर पाएगी। पर जैसे ही मैंने इस पानी के अंदर NaCl डाल दिया, क्या डाल दिया? NaCl डाल दिया, तो क्या होगा? जैसे ही मैंने NaCl को पानी में डाल दिया, एक्वस सॉल्यूशन में डाल दिया, तो वह Na पॉजिटिव में टूट जाएगा और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा, ठीक है जी। इसमें क्या कंडक्ट हो गए? इसमें क्या जनरेट हो गए? आयंस जनरेट हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जनरेट हो गए। पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस अगर पानी के अंदर जनरेट हो जाएंगे, तो क्या वो बिजली को कंडक्ट कर पाएंगे? बिल्कुल। अगर आप डिस्टिल्ड वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी डालेंगे तो कुछ नहीं होगा, पर अगर आपने उस डिस्टिल्ड वाटर के अंदर NaCl डाल दिया और तब बिजली डाली, तब तार डाले, उसके बाद आपने अपने उंगली डाल दी, रूह का परिंदा फड़फड़ जाएगा आपकी, ठीक है। तो क्या होगा? देखिए, इसका बी पार्ट का आंसर क्या होगा? दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज when they are in aqueous solution, they break down into आयंस। किस में टूट जाएंगे? वो आयंस में टूट जाएंगे। और जब कोई भी कंपाउंड आयंस के अंदर टूट जाता है, तो वो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लग जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं? तो ये अमन का क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ आया, ठीक है, कि अमन ने HCl और NaOH को मिलाया, उससे कंपाउंड बनता है NaCl, माफ करिए, HCl और NaOH को मिलाया तो उससे कंपाउंड बनता है NaCl, ठीक है। तो वो NaCl जो है, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होगा और अच्छा कंडक्टर क्यों होगा इलेक्ट्रिसिटी का। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगर आपके वाला आंसर सही था तो इसको आप 2 मार्क्स और जोड़ लीजिए अपने टोटल पिटारे के अंदर, जो भी आपका पिटारा मार्क्स का पिटारा है उसके अंदर 2 मार्क्स और जोड़ लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एन ऑक्साइड ऑफ मेटल एक्स कॉमनली यूज इन मेकिंग ब्लीचिंग पाउडर। एक ऑक्साइड है किसी मेटल एक्स का जो कि यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए। इज ट्रीटेड विद वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है जी। हमने इसको क्या कर दिया? हमने इस मेटल एक्स की जो रिएक्शन है हमने किससे करा दी? पानी से। तो जिससे क्या बनता है? मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाता है। एंड व्हेन दिस मेटल हाइड्रोक्साइड रिएक्टेड विद CO2 गैस, और जब ये मेटल हाइड्रोक्साइड है, इसकी रिएक्शन जब मैंने किससे करा दी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस से करा दी। इट फॉर्म कंपाउंड Y। क्या बनाता है? कंपाउंड Y बनाता है, विच इज कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स। किस चीज में मदद करता है वो? बिल्डिंग बनाने में यूज करता है। नेम मेटल ऑक्साइड। अच्छा, यहाँ पे कटा हुआ है तो यहाँ पे लिखता हूं। यहाँ पे कह रहा है मेटल ऑक्साइड बताना है, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बताना है, हाइड्रो ऑक्साइड बताना है, और कंपाउंड Y बताना है, ठीक है जी। मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड और कंपाउंड Y बताना है, ठीक है जी। तो अब देखिए, पहले यहाँ पे एक एक करके हम चीजें देखते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो इसको हम एक एक करके पहले चीजें देखते हैं। हमसे कह रहा है एक ऑक्साइड है किसी मेटल एक्स का,
जो कि यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए। अब पहली बात, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? भैया पता ही नहीं हमें तो। अरे भैया देखो, ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2 होता है। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है, एक मेटल का ऑक्साइड है जो कि यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए। अच्छा, मेटल क्या है इन सब में से? मेटल है आपका Ca, कैल्शियम। तो यानी कि कैल्शियम का ऑक्साइड होगा। कैल्शियम का ऑक्साइड क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है भैया। कैल्शियम के ऑक्साइड को ही कैल्शियम ऑक्साइड बोला जाता है। बिल्कुल। तो हमें मेटल एक्स का ऑक्साइड का पता चल गया क्या है। ठीक है जी। उसके बाद क्या कर रहा है, हमने इस मेटल एक्स के ऑक्साइड की रिएक्शन किससे करा दी? पानी से। तो क्या बनाएगा? मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा। यानी कि अगर मैंने CaO की रिएक्शन पानी से करा दी तो क्या बना देगा वो? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बना देगा, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है जी, कोई दिक्कत यहां तक? नहीं जी। उसके बाद क्या करा है, हमने इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन मैंने करा दी कार्बन डाइऑक्साइड गैस से। किससे करा दी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस से करा दी। तो क्या बनता है? मुझे कंपाउंड Y मिलता है। अब देखिए ऊपर ही हल्का हल्का से ऊपर चलते हैं हम यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन पे, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और यहाँ पे सेम ही रिएक्शन नहीं कह रहा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन CO2 से करा दी। क्या बन रहा था? कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा था। क्या बन रहा था? कैल्शियम कार्बोनेट। और जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसको हम बोलते हैं मार्बल। क्या बोलते हैं? मार्बल, यानी कि लाइमस्टोन। और जो लाइमस्टोन है वही तो बिल्डिंग बनाने में यूज आता है। जो मार्बल्स हैं वही तो बिल्डिंग बनाने में यूज आते हैं। ठीक है, तो ये जो CaOH का होल हमने CaOH की होल ट्वाइस की रिएक्शन किससे करा दी? CO2 गैस से। तो कंपाउंड Y मिलेगा जो कि है कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमने यहाँ पे मेटल एक्स के ऑक्साइड का पता लगा लिया, मेटल हाइड्रोक्साइड पता लगा लिया और कंपाउंड Y भी पता लगा लिया। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा खत्म। अब किस तरीके से लिखेंगे उसको देखिए। तो देखिए, जो मेटल एक्स है वो आपका था कैल्शियम, जो मेटल एक्स का ऑक्साइड था वो था कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO, जो मेटल एक्स का हाइड्रोक्साइड था वो था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH का होल ट्वाइस, और कंपाउंड Y था कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3। ठीक है, अब आप इसके आगे अपनी इसकी रिएक्शन भी लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार कि मान लीजिए आपने CaO लिया, उसकी रिएक्शन आपने पहले कर दी पानी से, तो आपको मिल गया CaOH का होल ट्वाइस। उसके बाद आपने CaOH की होल ट्वाइस की रिएक्शन आपने करा दी कार्बन डाइऑक्साइड गैस से, तो आपको मिल गया CaCO3। और ये है आपका हाइड्रोक्साइड और यह कंपाउंड Y। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था जो कि आपका 2 मार्क्स का था। कितने मार्क्स का था? ये भी 2 मार्क्स का था। अगर आपका ये आंसर भी सही है तो उसको भी आप अपने 2 मार्क्स जोड़ लीजिए, नहीं तो आप यहाँ पे देख लीजिए किस तरीके से इसका आंसर हुआ है, नोट कर लीजिए इसको। कर लिया? ठीक है जी। तो हमारे वाला जो पेज था जिसके अंदर हमने ये कुछ क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट वो हमने करे हैं। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता क्या है। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 7 काफी इंपॉर्टेंट है, कार्बन कंपाउंड का एक क्वेश्चन है वाला। एक सेकंड रुकिए जरा। जी हाँ, अब देखिए क्वेश्चन देखिए क्या कहता है वाला हमसे। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमारे पास ये रिएक्शन दे रखी है, ये एक रिएक्शन दे रखी है हमको। अब इस रिएक्शन में हमें बताना है रिएजेंट, ये जो क्वेश्चन मार्क लग रहा है ना, हमें बताना है कि ये जो केमिकल रिएक्शन है ये बेसिकली कौन से रिएजेंट की मदद से होएगी। ठीक है, और हमें इस रिएजेंट की इंपॉर्टेंस बतानी है। तो देखिए कुछ रिएक्शन इस प्रकार है हमारे पास, आंसर 7 है वाला। हमारा जो केमिकल रिएक्शन है कुछ इस प्रकार है कि हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी कि इथीन था हमारे पास। इथीन की रिएक्शन हमने किसी से तो कराई जिससे हमें क्या मिल गया? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इथेन से इथेन मिल गया। अब देखिए ये क्या है? एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड से कहां जा रहा है? सैचुरेटेड जा रहा है। ठीक है, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जा रहा है। ठीक है जी, तो अब देखिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेट हाइड्रोकार्बन कैसे बनता है? कौन सी रिएक्शन से बनता है? बहुत बढ़िया, वो बनता है एडिशन रिएक्शन से। अब एडिशन रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है?
एडिशन रिएक्शन होती है निकेल की प्रेजेंस में। तो यानी कि ये जो कंपाउंड है यहाँ पे जो रिएजेंट यूज होगा वो क्या होगा, निकेल होगा। क्या होगा, निकेल होगा। तो यानी कि जो रिएक्शन है ये जो बेसिकली पर्टिकुलर रिएक्शन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 से जा रहा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये हो रहा है निकेल की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में हो रही है रिएक्शन, निकेल की प्रेजेंस में, जिससे यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाता है। अब देखिए रिएक्शन होती कैसे, एक बार ये समझिए। देखिए यहाँ पे आपके पास दो बॉन्ड थे, कुछ इस प्रकार आपके पास दो बॉन्ड थे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, आपने यहाँ पे निकेल डाला, H2 डाला। तो देखिए निकेल का काम है, जो निकेल है उसका काम है हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ देना, ठीक है, डबल बॉन्ड तोड़ देना। अब यहाँ पे देखिए जैसे डबल बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, एक यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, एक जाएगा इस वाले कार्बन पे और एक जाएगा इस वाले कार्बन पे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2 यहाँ पे था, एक H यहाँ पे आ गया, CH2 यहाँ पे था, एक H यहाँ पे आ गया, तो टोटल क्या होगा CH3 हो गया। तो आपकी ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे जो निकेल है, जो निकेल है ना वो काम करता है एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट एक ऐसा कंपाउंड है या एक ऐसा एलिमेंट होता है, या आप बात कर लीजिए एक ऐसा एजेंट है, ठीक है, ऐसा केमिकल एजेंट है जो कि केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, मतलब अभी 10 रुपए की थी तो 20 रुपए की हो गई। अरे भैया केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, यानी कि उसकी स्पीड को बढ़ा देता है। केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। किस प्रकार, मान लीजिए बिना निकेल के प्रेजेंस में, यहाँ पे निकेल नहीं है इस वक्त, बिना निकेल के प्रेजेंस में ये जो रिएक्शन है पर्टिकुलर रिएक्शन वो होती है 20 मिनट के अंदर, मान लीजिए, ठीक है। पर जैसे हमने इसमें निकेल डाल दिया तो निकेल डालते ही इसकी स्पीड बढ़ गई और जो 20 मिनट में होने वाली रिएक्शन थी वो 10 मिनट के अंदर होके निकल जाएगी, ठीक है। तो ये होता है कैटलिस्ट का काम। तो जो कैटलिस्ट है वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। तो ये जो रिएक्शन है निकेल के प्रेजेंस में हो रही है, एंड इन दिस रिएक्शन निकेल used as a catalyst। क्या यूज हो रहा है, एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा है, विच एनहेंस द स्पीड ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की स्पीड को एनहेंस कर देता है, बढ़ा देता है रिएक्शन की स्पीड को, ठीक है जी। कोई दिक्कत यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर नोट कर लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, हमें एक डायग्राम दे रखा है ये वाला। ये डायग्राम में हमसे कह रहा है कि हमने मेटल के ग्रेन्यूल की रिएक्शन किसी एसिड से करा दी, ठीक है जी। हमने यहाँ पे मेटल के ग्रेन्यूल की रिएक्शन किसी भी एसिड से करा दी, तो यहाँ पे गैस बाहर निकल रही है जो कि यहाँ पे जा रही है इस ग्लास रॉड से होते 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 यहाँ पे इस सोप सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। और ऊपर है कैंडल, ठीक। तो हमसे ये पूछ रहा है कि ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर कौन सी गैस बाहर निकलेगी, ठीक है। और कह रहा है कि हमें इसकी प्रेजेंस का पता कैसे चलेगा। जैसे कि हमने तो बता दिया कि भैया ये वाली गैस बाहर निकलेगी, पर पर्टिकुलर यही गैस बाहर निकलेगी इसका कैसे पता चलेगा हमें, ठीक है। कौन से फिजिकल प्रोसेस से हम ये बता सकते हैं, माफ करिए, कौन से फिजिकल प्रोसेस से हम ये बता सकते हैं कि इसमें ये पर्टिकुलर गैस ही बाहर निकलेगी, ठीक है। तो देखिए हमसे कह रहा है कि हमने मेटल के ग्रेन्यूल की रिएक्शन, हमने मेटल की रिएक्शन किसी भी एसिड से करा दी तो क्या बनेगा। तो देखिए एग्जांपल ले लेते हैं हम, मेटल को हम यहाँ पे ले लेते हैं जिंक, कोई भी मेटल ले लिया हमने, जिंक मेटल ले लिया। जिंक की रिएक्शन मैं करा रहा हूँ HCl से, जिंक की रिएक्शन किससे करा रहा हूँ, HCl से। तो क्या बना देगा, ये बना देगा एक सॉल्ट जो कि होता है ZnCl, ठीक है। क्या बना देगा, एक सॉल्ट बना देगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगी। तो गैस कौन सी बाहर निकल रही है, गैस तो बाहर निकल रही है हाइड्रोजन, ठीक है जी। तो हमने पहला पॉइंट तो ये पहला पार्ट जो है वो तो कंप्लीट कर दिया। इन दिस एक्टिविटी H2 गैस इज रिलीज्ड आउट। कौन सी गैस बाहर निकल रही है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। पता कैसे चलेगा, अब देखिए
पता हमें ऐसे चलेगा कि जैसे हाइड्रोजन गैस है इस ग्लास रॉड से होते होते इस सोप सॉल्यूशन में जाएगी तो हमें बबल्स फॉर्म होएगा। ये जब बबल्स की फॉर्म में हाइड्रोजन, इस बबल्स के अंदर कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन गैस ऐड होगी। अब जैसी हाइड्रोजन गैस इस कैंडल के पास आएगी तो बूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बूम, यानी कि पॉप साउंड से फूटेगी कौन, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो जब ये हाइड्रोजन गैस जब ये पॉप साउंड से फूटेगी तो हम पता लगा लेंगे कि ये जो गैस है कौन सी है, पर्टिकुलर हाइड्रोजन गैस ही है इसके अंदर। ठीक है, वी कैन फाइंड इट्स प्रेजेंस बाय burning it. When H2 gas burn, it form a pop sound. ठीक है, पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी जिससे हमें पता लग जाएगा जो पर्टिकुलर गैस है कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस ही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ आया। क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ आया आपको अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत। तो हमने 2-2 मार्क्स वाले जितने क्वेश्चंस थे सारे कर लिए हैं, 1-1 मार्क्स वाले सारे कर लिए हैं। अब बात करते हैं 3-3 मार्क्स वालों के ऊपर। ठीक है, आपके 1 मार्क्स वाले और 2 मार्क्स वाले जितने भी मार्क्स आए सबको आप टोटल करते रहिएगा। ठीक है, बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, माफ करें 9वें क्वेश्चन की। 3-3 मार्क्स वाले का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। आ मेटल एक्स, एक मेटल एक्स है, हैविंग हाई रिएक्टिवनेस, यानी कि उसकी रिएक्टिविटी कैसी है, बहुत ज्यादा है। रिएक्टिविटी कैसी है, हाई है। इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर, किससे बाहर निकलता है, अपने ओर से बाहर निकलता है। मतलब कि जब हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो अपनी ओर की फॉर्म में बाहर निकलता है ये, बाय अ यूनिक प्रोसेस। अब हम इसको जब इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, इस मेटल को जब हम बाहर निकालेंगे अपने ओर से, ठीक है जी, मान लीजिए हमने इसको तो अपने ओर की फॉर्म में बाहर निकल गया ये मेटल, ठीक है, पर जब हम इसको अपने ओर से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो इसके लिए एक बहुत यूनिक प्रोसेस होता है। ठीक है जी, बहुत यूनिक प्रोसेस होता है। ये जो ऑक्साइड है इस मेटल का, जो मेटल आपका एक्स है उसका जो ऑक्साइड है वो यूज होता है वेल्डिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स में। ठीक है, रेलवे ट्रैक्स की वेल्डिंग करने में मदद करता है। इसका जो ऑक्साइड है किस में यूज करता है, रेलवे ट्रैक्स की वेल्डिंग करने में मदद करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेम द मेटल एक्स, मेटल एक्स को बताना है और उसके प्रोसेस को बताना है जिससे हम उस मेटल एक्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे उसके ओर से। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन हमसे कुछ इस प्रकार कह रहा है कि हमारे पास एक मेटल एक्स है जिसकी जो रिएक्टिविटी है वो ज्यादा है, रिएक्टिविटी ज्यादा है, और उसके जब हम ओर से बाहर निकालेंगे तो मेटल एक्स का जो ओर है इसको बाहर निकालने के लिए एक यूनिक प्रोसेस किया जाता है। देखिए यहां तक तो हमें देखिए कुछ पता नहीं चला कि यहाँ पे मेटल एक्स है कौन सा, पर अब जो थर्ड जो इसका एक हमें हिंट दे रखी है कि जो इसका ऑक्साइड है, जो मेटल एक्स का ऑक्साइड है वो यूज होता है वेल्डिंग करने के लिए, वेल्डिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स में यूज होता है। अब हम ये जानते हैं जैसे हमने वेल्डिंग शब्द पढ़ा तो हमारे दिमाग में एक रिएक्शन दिमाग में झट से स्ट्राइक करती है जो कि होता है थर्माइट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है, थर्माइट रिएक्शन होती है। ठीक है, तो हमसे कह रहा है मेटल एक्स है, मेटल एक्स का ऑक्साइड जो कि वेल्डिंग में काम आता है। वेल्डिंग में कौन सी रिएक्शन काम आती है, थर्माइट रिएक्शन। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में कौन से मेटल के ऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। तो मेटल क्या हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। मेटल कौन सा हो गया, एल्यूमिनियम, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब जो एल्यूमिनियम है उसकी रिएक्टिविटी है ज्यादा। अब जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं वो एक्सट्रैक्ट होते हैं अपने ओर से बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग की मदद से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। तो माफ करिए, हमने ये जो क्वेश्चन है इसको कंप्लीट कर लिया है। हमारे पास जो मेटल एक्स है, जो मेटल एक्स है वो है एल्यूमिनियम, और जो मेटल एक्स का ऑक्साइड है
वो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और जिसका प्रोसेस है एक्सट्रैक्ट करने का वो है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। हमसे कह रहा है इस इलेक्ट्रो रिफाइनिंग को क्या करिए, एक्सप्लेन भी करिए। अब तो चलिए एक्सप्लेन भी कर ही देते हैं, कौन सा ज़्यादा बड़ी बात है। तो देखिए एक्सप्लेन किस प्रकार करेंगे। अब इसको आप जो है दो तरीके एक्सप्लेन कर सकते हैं, पूरा थ्योरी लिखिए या सिंपल एक डायग्राम बना के आ जाइए। तो देखिए डायग्राम के तरीके से आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं। एक बीकर है मेरे पास अच्छा सा, ठीक है। इसके अंदर मैंने ठीक है जी, अब देखिए यहां पे मेरे पास एक है एनोड जिसमें आएगा इम्प्योर मेटल, और एक है कैथोड जिसमें आएगा प्योर मेटल, ठीक है। अब मुझे किसका इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करनी है, एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करनी है। तो यहां पे आएगा एल्यूमिनियम, इम्प्योर एल्यूमिनियम, ठीक है। इसको मैंने कनेक्ट कर दिया वायर से, ठीक है। इम्प्योर एल्यूमिनियम आएगा, यहां पे आएगा प्योर एल्यूमिनियम, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ही मैंने यहां पे स्विच ऑन किया, जैसे स्विच को ऑन किया तो जो आयंस है एल्यूमिनियम के, जो इलेक्ट्रॉन्स है एल्यूमिनियम के, वो यहां पे इकट्ठा होने शुरू हो जाएंगे, इम्प्योर से प्योर की तरफ जाने लग जाएंगे, कुछ इस प्रकार इम्प्योर से प्योर की तरफ जाने लग जाएंगे। और जब एल्यूमिनियम के आयंस इम्प्योर से प्योर में जाएंगे तो यहाँ पे नीचे मिट्टी इकट्ठा हो जाएगी, यहाँ पे मिट्टी इकट्ठा शुरू होने लग जाएगी। और जो कुछ समय बाद जो प्रोसेस है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा बात को। कुछ समय बाद जो प्रोसेस है वो ऐसा हो जाएगा कि जो आपका एनोड था, देखिए यहाँ पे सब मोटा था और कैथोड आपका पतला था। कुछ समय बाद जो एनोड है वो पतला हो जाएगा और जो कैथोड है वो मोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इम्प्योर से प्योर की तरफ आपके जितने भी मेटल हैं वो सब जाने लग गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे नीचे क्या हो गई है, इकट्ठा हो गई है मिट्टी, जिसको बोलते हैं गैंग्यू। क्या बोलते हैं? गैंग्यू बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम एनोड मड, क्योंकि एनोड की तरफ से इकट्ठा हुई है तो उसको क्या बोलेंगे, एनोड मड बोलेंगे, ठीक है। ये आपका इम्प्योर, ये आपका प्योर, ये आपका पूरा प्रोसेस किसका, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का। यहां पे आपको क्या मिल चुका है, एकदम प्योर एल्यूमिनियम। अपने ओर से जो एल्यूमिनियम है वो बाहर निकल गया है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, समझ आया? बहुत बढ़िया। आंसर सही तो 3 मार्क्स, जितने वरना आपने एक पार्ट किया है तो 1 मार्क्स, 2 पार्ट किया है 2 मार्क्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको करिए, ठीक। कोई दिक्कत? तो जितने मार्क्स आपके इसमें बैठते हैं उतने मार्क्स इसमें जोड़िए, और लास्ट में अपने आंसर में, लास्ट में अपने मार्क्स को जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आया, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत बढ़िया। चलते हैं अपना आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन 10 के 3 पार्ट हैं, तो एक एक पार्ट को हम पहले कवर करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 10 का सबसे पहला पार्ट क्या कह रहा है, कैन वे स्टिर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन विद अ कॉपर स्पून। क्या हम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से कॉपर, माफ करिए, क्या हम कॉपर स्पून से सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन को घुमा सकते हैं? क्या इससे कुछ दिक्कत होगी कॉपर नाइट्रेट सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में? तो देखिए इसका पहला पार्ट है क्वेश्चन 10 का पहला पार्ट। पहला पार्ट कह रहा है कि क्या हम कॉपर स्पून से सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन को घुमा सकते हैं? तो देखिए इसका आंसर है नो, नहीं। क्यों नहीं घुमा सकते? तो देखिए सिंपल, इसका सीधा सीधा बात है रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। कैसे? अब मैं पहले रिएक्टिविटी सीरीज लिखता हूं मैं यहां पे। कहो ना कल मंगल जंगल फिरा, संग फिर भी हमको मरकरी सिल्वर गोल्ड दिया, यही है। अब देखिए कॉपर कहाँ है, कॉपर है यहाँ, ठीक है। और सिल्वर कहाँ है, सिल्वर है यहाँ।
तो ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर, कम रिएक्टिव कौन है? सिल्वर। तो यहाँ पे अगर मैंने सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में कॉपर स्पून डाला तो जो कॉपर है वो तो सिल्वर को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा ना। कॉपर जो है सिल्वर को क्या कर देगा? डिस्प्लेस, और यहाँ पे बन जाएगा CuNO3 और यहाँ पे CuNO3 का, ठीक है, और यहाँ पे Ag बन जाएगा। अब देखिए सिंपल सीधी बात करते हैं, हम यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट बन गया। मैं यहाँ पे सीधी सीधी बात करूं, अगर मैं शिकंजी बना रहा हूं, ठीक, और शिकंजी में जो चीनी है, चीनी को घोल रहा हूं मैं स्टील की चम्मच से, ठीक है। अब मान लीजिए ये मेरे पास ग्लास है जिसका शिकंजी बना रहा हूं मैं, इसके मैं चीनी डाली। अब जैसे ही मैं इसको घुमाऊंगा स्टील की चम्मच से, अगर स्टील की चम्मच के जो पार्टिकल हैं वो इस पानी में टूट के नीचे गिरने लग जाएं, यानी कि जो स्टील की चम्मच है वो पानी से रिएक्ट करने लग जाए, तो क्या ये चम्मच के बाद, ये चम्मच घुमाने के बाद क्या पानी पीने लायक रहेगा? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि जो रिएक्शन है वो प्रोसीड हो चुकी है, रिएक्शन प्रोसीड हो चुकी है, यानी कि इस पानी के अंदर किसके गुण आ चुके हैं? स्टील के गुण आ चुके हैं। तो क्या ये स्टील की चम्मच से घुमा करके शिकंजी पीने लायक रहेगी? आंसर है नहीं। तो जब तक रिएक्शन प्रोसीड हो पाएगी, जब तक रिएक्शन प्रोसीड हो पाएगी तब तक हम ये नहीं कहेंगे कि हम इस कॉपर की चम्मच से सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को घुमा सकते हैं। पर हाँ, अगर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होता, क्या हम कॉपर नाइट्रेट के सॉल्यूशन को Ag की चम्मच से घुमा सकते हैं, यानी कि सिल्वर की चम्मच से घुमा सकते हैं? तो आंसर होता हाँ। क्यों? क्योंकि कॉपर नाइट्रेट जो कॉपर है ज्यादा रिएक्टिव है Ag से, तो जो Ag है वो कॉपर को रिएक्ट नहीं कर पाती, रिएक्शन नहीं हो पाएगी, तो यानी कि इसमें हम इजीली स्टिर कर सकते हैं किसको? Ag की चम्मच से कॉपर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में इजीली घुमा सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। इसका बी पार्ट देखिए क्या कह रहा है। बी पार्ट हमसे कह रहा है वाई अ ब्राउन कलर कोटिंग इज फॉर्म्ड ऑन आयरन व्हेन आयरन रॉड इज केप्ट डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। देखिए क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन रॉड को डिप करके रखा, आयरन रॉड यानी कि Fe को डिप करके रखा, तो कुछ समय बाद जो आयरन रॉड है उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की कोटिंग चिपकने लग गई। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं हम। कॉपर कहां है? ये रहा। आयरन कहां है? आयरन है ये रहा। अब ज्यादा रिएक्टिव कौन है? आयरन। कम रिएक्टिव कौन है? कॉपर। तो यानी कि इजीली हम यहां पे ये बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि इस रिएक्शन के अंदर जो Fe है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, और यहां पे क्या बन जाएगा? FeSO4 फेरस सल्फेट, और यहां से कॉपर बाहर निकल जाएगा। यानी कि जो इसके ऊपर जो आपका आयरन रॉड थी उसके ऊपर जो ब्राउन कलर की कोटिंग चिपकी है वो चिपकी है क्योंकि वहां पर इस रिएक्शन के अंदर जो कॉपर है वो डिस्प्लेस हो चुका है, और क्या बन चुका है? आयरन सल्फेट बन चुका है। और जब आयरन सल्फेट बनेगा तो उसके ऊपर क्या आ जाएगी? ब्राउन कलर की कोटिंग चिपक जाएगी। ब्राउन कलर की क्या चिपक जाएगी? उस पर कोटिंग चिपक जाएगी। ठीक है, इसीलिए इस पर क्या चल रही है? ब्राउन कलर की कोटिंग चिपक रही है। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, लेकिन इसका सी पार्ट देखिए क्या कह रहा है। इसका सी पार्ट हमसे कह रहा है कि हमें इन रिएक्शन को क्या करना है? बैलेंस करना है। दो रिएक्शन है हमारे पास, इन दोनों रिएक्शन को हमें क्या करना है? बैलेंस। तो देखिए बैलेंस किस प्रकार करेंगे। पहले हम एक रिएक्शन देखते हैं। पहली रिएक्शन हमसे कह रहा है NaOH प्लस H2SO4, जिससे क्या मिल रहा है मुझे? Na2SO4 प्लस H2O। तो अब देखिए इस रिएक्शन को यहां पे मैं करूंगा बैलेंस।
ईजी है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। किस प्रकार करेंगे, देखिए टोटल यहाँ पे हम पहले बनाते हैं क्या चीज़, हम यहाँ पे बना देंगे एक टेबल जिसके अंदर Na है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अच्छा, रिएक्टेंट में कितने सोडियम है, एक सोडियम है, कितने ऑक्सीजन है, एक और चार, पांच ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन कितने हैं, दो और तीन हाइड्रोजन है। ठीक है, बात करें हम यहाँ पे किसकी, प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट में कितने सोडियम है, दो सोडियम है, ऑक्सीजन कितने हैं, चार और एक पांच ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन कितने हैं, दो ही हाइड्रोजन है। ठीक है, तो अब देखिए अगर मैं इस सोडियम की रिएक्शन दो से कर दूं, मल्टीप्लाई दो से कर दूं, तो यहां पे दो सोडियम बन जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सोडियम कितने हो गए यहाँ पे, दो सोडियम, पर यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, दो और चार, छह ऑक्सीजन हो गए, और हाइड्रोजन भी कितने हो गए, दो और दो, चार हाइड्रोजन हो गए, है ना जी, ये तो दिक्कत हो गई। तो अब देखिए अगर मैं प्रोडक्ट वाली साइड में इसकी मल्टीप्लाई दो से कर दूं, क्योंकि ये हो चुके हैं चार, ये हो चुके हैं छः, तो इसकी मल्टीप्लाई दो से कर दी मैंने, तो अब देखिए आप यहाँ पे दो सोडियम छः ऑक्सीजन, दो और चार छः ऑक्सीजन, दो और चार छः ऑक्सीजन। ठीक है, दो और दो चार हाइड्रोजन, टू टू जार फोर हाइड्रोजन। तो रिएक्शन आपके यहाँ पे क्या हो चुकी है, बैलेंस। तो जो बैलेंस रिएक्शन कुछ इस प्रकार लिखी जाएगी, 2NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस 2H2O। ये है आपकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जी। देखिए सेकंड पार्ट देखिए क्या कह रहा है हमसे। सेकंड पार्ट हमसे ये कह रहा है इसका Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम। Fe2O3 की रिएक्शन मैं किससे करा रहा हूं, एल्यूमिनियम से करा रहा हूं, तो मुझे मिल रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन। ठीक है, इसको भी मुझे करना है बैलेंस। Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम गिव्स Al2O3 प्लस Fe। ये रिएक्शन है, इसको मुझे करना है बैलेंस। तो अब देखिए इजी तरीके से करते हैं। यहां पे कितना आयरन है, दो, यहां पे कितना आयरन है, एक, मल्टीप्लाई बाय दो कर दीजिए, आयरन बैलेंस। यहां पे कितना ऑक्सीजन, यहां पे कितना एल्यूमिनियम है, दो, यहां पे कितना एल्यूमिनियम है, एक, मल्टीप्लाई बाय दो कर दीजिए, रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, देख लीजिए अब आप। दो Fe, दो Fe, तीन ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन, दो एल्यूमिनियम, दो एल्यूमिनियम, रिएक्शन आपकी बैलेंस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इजी तरीका था। कोई दिक्कत यहाँ पे रिएक्शन के अंदर नहीं थी, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन समझ आया, बिल्कुल, शाबाश। तो हमने यहाँ पे 10 क्वेश्चन तो बहुत इजीली यहाँ पे कर लिए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 11 से 18 के क्वेश्चन के ऊपर। अब क्योंकि अब ये लास्ट कुछ टॉपिक्स रहते हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनेंगे यहाँ से। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं अब अपने अगले क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिए हमने 10 क्वेश्चन तक अपना कर लिया है काम। ठीक है जी, अब 11 से 18 के जो क्वेश्चंस हैं, जो 11 से 18 के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, इसको हम अपने सेकंड पार्ट के अंदर करेंगे, क्योंकि अगर एक ही पार्ट में सारी क्वेश्चन बता दूंगा तो वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी वाली। ठीक है, तो मैं 11 से 18 के क्वेश्चन लाऊंगा अपने अगले पार्ट के अंदर। ठीक है, बहुत ही जल्द आएगा सेकंड पार्ट भी, चिंता मत करिए अब। ठीक है, बीच में भी कुछ दिक्कत हो गई थी, इसी कारण वीडियो नहीं आ पाई थी 2-3 दिन से, पर अब मैं कोशिश करूंगा रेगुलर ही वीडियो लाऊं। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक क्वेश्चंस कर लिए हैं। आई होप कि आपको इन 10 क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। इन 10 क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा कि क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, टॉपिक क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, कौन से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन निकाला है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन निकला है, आपको भी अच्छी तरीके से समझ आने लग गया होगा। ठीक है, तो अब जो अगले क्वेश्चन हैं 11 से 18, वो भी काफ़ी ईजी क्वेश्चन हैं। ठीक, पर हाँ इंपॉर्टेंट भी बन जाते हैं, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत दिमाग लगाया गया है इन क्वेश्चन को बनाने के लिए। ठीक, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको लग रहा है ये वाला क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट
हैं आपके आगने वाले एग्जामिनेशन के लिए, तो इसको आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए भैया। किसका इंतजार कर रहे हो, दोस्तों को शेयर करो। अरे भैया दोस्त हो आप, दोस्तों की तो मदद करिए कम से कम। अब दोस्तों की मदद नहीं करेंगे तो और किसकी मदद करेंगे भैया। दोस्त नहीं तो दोस्तनी की मदद कर लीजिए, किसी की तो करिए भैया, ठीक है। उनको शेयर कर दीजिए, कम से कम कुछ तो होगा, ठीक है। क्वेश्चन वीडियो शेयर करने के कारण ही भले ही कुछ हो जाए, पर भैया कोशिश तो करिए, ठीक। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलता है आपको अगली वीडियो में नए क्वेश्चंस, यानी कि नए क्वेश्चन मतलब 11 से 18 के ऊपर, ठीक है। 11 से 18 के जो क्वेश्चन है, बाकी बचे हुए क्वेश्चन उसको हम अपने सेकंड पार्ट में करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।